मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं मोहम्मद अतहर इकबाल आप लोगों को नियंत्रण और समन्वय और जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं, उच्च वर्गीय सजीव जो होते हैं, उसमें अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं। ये अंग और अंगतंत्र जो होते हैं, ये कुछ न अपना काम सामान्य रूप से करते रहते हैं। मान लीजिए कोई अंग अगर तेजी से काम करने लगे या कोई अंग धीमे धीमे काम करने लगे तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में दो तरह की चीज़ें हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि कोई अगर बच्चा दौड़ रहा है तो उसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके बच्चे को बॉडी को बैलेंस करता है और अपनी इच्छा के अनुसार मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। और मसल सेल्स जो होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमारा श्वसन दर ऑक्सीजन को मतलब ऊर्जा हासिल करने के लिए कैसे ऊर्जा हासिल करेगा? ग्लूकोज से, और वो ऑक्सीजन से मिलकर के। तो उसके लिए श्वसन दर जो हमारा बहुत तेज हो जाता है और परिवहन तंत्र भी तेजी से ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को मसल सेल तक पहुंचाने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तंत्रिका तंत्र है, मसल सेल्स हैं और श्वसन तंत्र है और परिवहन तंत्र, ये सब मिल करके काम को कर रहा है नियंत्रित और समन्वय के साथ। तो इसको नियंत्रण और समन्वय में लाने के लिए हमारे अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग बच्चों आज तंत्रिका तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, हम जानते हैं कि जिस तरह से जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसी तरह से तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मतलब ये है कि जो तंत्रिका तंत्र जो हमारा है वो न्यूरॉन का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की एक कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। चूंकि हम जानते हैं कि जो कोशिका होता है उसके अंदर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होते हैं। यहाँ देखिए जो न्यूरॉन है तो ये इसका मेन बॉडी इसका है। इसको हम लोग साइटोन कहते हैं, साइटन कहते हैं। इसमें देखिए ये कोशिका, ये केंद्रक है और इसके अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है। तो इस न्यूरॉन से दो तरह के तंतु निकलते हैं। एक ऊपर की तरफ है, देखिए ये जो ब्लू स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ है। और एक देखिए ब्लू रंग का ही नीला रंग का जो है नीचे से अंदर की तरफ इस तरफ गया हुआ है, ये दूसरा तंतु है। जो ऊपर की तरफ तंतु है उसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं और जो नीचे की तरफ गए हुए हैं इसे हम लोग एक्सोन कहते हैं। देखिए एक्सोन लिखा हुआ। एक्सोन जो होता है वो वसायुक्त पदार्थ से लेयर्ड होता है, मैंने उसको कवरिंग किया हुआ होता है, और जिसे हम लोग माइलिन शीट कहते हैं। ये जो माइलिन, देखिए इस तरह से जो माइलिन शीट है ये सब, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये जगह क्या होता है, खाली होता है। नग्न भाग जो होते हैं एक्सन के वैसे भाग जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होता है या वसायुक्त का डिपोजिशन नहीं होता है, उसको हम लोग नोड्स ऑफ रेनगियर कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीट पर देखते हैं हम लोग कि कुछ कोशिका पाई जाती है जिसे हम लोग श्वान कोशिका कहते हैं। ये जो एक्सन होता है इसके आखिरी सिरे को तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा भी कहते हैं या नर्व एंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स होता है ये संवेदी अंगों से, संवेदी अंग हमारे स्किन है, टंग है, नोज है, एयर है और आई है। ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ये सेंसरी ऑर्गन से क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, संवेदना को रिसीव करता है और ये एक्सोन की तरफ भेज देता है। यानी डेंड्राइट्स जो होते हैं वो संवेदना को ग्रहण करते हैं और एक्सोन उसको क्या करता है, अपने आगे वाली कोशिका को भेज देता है। तो इस तरह से संवेदना जो ग्रहण करता है न्यूरॉन, वो जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ग्रहण करता है। इसे हम लोग कह सकते हैं विद्युत आवेश के रूप में या विद्युत तरंगों के रूप में संवेदना को ग्रहण करता है, ठीक है। आइए संवेदना जो है एक्सन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। नर्व एंडिंग के बाद दूसरा तंत्रिका कोशिका होगा। तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरा तंत्रिका कोशिका जब जुड़ते हैं तो देखेंगे कि बीच में जगह खाली होता है जिसे हम लोग सिनैप्स कहते हैं, और उसमें एक केमिकल पदार्थ होता है, उसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग
न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भी कहते हैं। यहाँ से तो केमिकल हम लोग जानते हैं कि जो संवेदना है इलेक्ट्रिक रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रैवल करता है, फिर वहाँ पर जाके केमिकल रिएक्शन में बदल जाता है, केमिकल फॉर्म बदल जाता है, फिर उसके बाद फिर जब डेंड्राइट्स में जाते हैं तो वहाँ से फिर वो संवेदना जो है यहाँ से चला था इलेक्ट्रिकल रूप में, फिर वहाँ यहाँ से चला इलेक्ट्रिकल रूप में डेंड्राइट से एक्सन तक, एंड के बाद फिर वहाँ पर जो सिनेप्स होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद फिर जब डेंड्राइट्स में जाते हैं दूसरे सेल्स के, न्यूरॉन के, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल रूप में वो इसी तरह से ये संवेदना हमारे संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक पहुँचता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक किसी संवेदना के प्रति तेज व अचानक की गई क्रिया या अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी जैसे ही हम किसी तेज सब्सटेंस को छूते हैं तो वैसे ही हम हाथ को हटा लेते हैं। तो जैसे ही हमने टच किया तो हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है जो मैसेज को लेकर के ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन से पहले ही वो स्पाइनल कोड में ही, स्पाइनल कोड जैसे ही पहुंचता है वहीं से डिसीजन हो जाता है कि आप हाथ को हटा दीजिए। वहाँ से मोटर न्यूरॉन ये खबर लेके आता है कि हाथ को हटा लेना है और मसल फ्रैक्शन होता है और हम हाथ को हटा लेते हैं। यानी मेरुरज्जु से की गई क्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्रिया जो होती है मेरुरज्जु से होती है। ठीक है ना, इसमें मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है कि आप जो है तंत्रिका सचित्र वर्णन करें एवं इसका कार्यों को लिखें। तो इसका चित्र बनाना भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए तंत्रिका तंत्र बनाना बहुत ही आसान है। हम जैसे हम लोग जानते हैं कि एक कोशिका हम लोग बनाते हैं, तो इस तरह से हम एक कोशिका बनाया, इसके अंदर एक केंद्रक बनाते हैं, ये केंद्रक हो गया, और इससे हमारे जानते हैं कि दो तरह के तंतु निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ निकलते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सब हम लोग डेंड्राइट्स को बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे डेंड्राइट्स। और नीचे से एक तंतु निकलता है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो ये हो गया एक्सॉन, हमारा हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये हमारे नर्व एंडिंग हो गया। एक्सॉन पर माइलिन शीट का डिपोजिशन होता है, फैटी होता है, ये फैट और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये इस तरह से हम माइलिन शीट दिखा दिया, और इसी में श्वान कोशिका पाई जाती है। इस तरह से हम केंद्रक बना देंगे, इस तरह का किसी कोशिका में केंद्रक होना जरूरी है। तो ये हमारा श्वान कोशिका हो गया, और बीच के ये जो हो गए, ये हो गए हमारे रेनवियर के गांठ या नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, नीचे लिख देंगे चित्र न्यूरॉन, बहुत ही इजी है, उसे बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन ही जो है सारा चीज को, जो भी मैसेज जो जाता है न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है मेन काम करने के लिए। तो ब्रेन जो है, ब्रेन को देखेंगे हम लोग कि ब्रेन जो है मुख्य अंग है तंत्रिका तंत्र का। ये जो होता है एक स्कल से घिरा होता है, सुरक्षा के लिए, बाहरी आघात और दबाव से बचाने के लिए एक कवरिंग इसके ब्रेन के ऊपर होता है, जिसे हम लोग स्कल कहते हैं या क्रेनियम इसे कहा जाता है। ये 3 झिल्ली से 3 लेयर्ड होते हैं, जिसे हम लोग मेनिंजेस भी कहते हैं। यानी जो स्कल होता है ये 3 झिल्लीदार परतों का बना होता है, जिसे हम लोग सम्मिलित रूप से मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है आगे का मस्तिष्क जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये देखिए जो हेलिक्वाइड, ये क्वाइड स्ट्रक्चर जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, इसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। बीच में देखेंगे छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और इसके बाद पीछे का हिस्सा ये देखेंगे, ये है सेरेबेलम मेडुला ऑब्लंगाटा पोन्स, इसे हम लोग पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसके बाद ये हमारा स्पाइनल कोड जो मेडुला ऑब्लंगाटा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो हम लोग अग्र मस्तिष्क में देखेंगे, अग्र मस्तिष्क में 3 अंग पाए जाते हैं, 3 भाग इसके होते हैं। पहला जो होता है वो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जो मस्तिष्क के सबसे आगे होता है। 2 बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गंध की पहचान करता है और इसको यादों के रूप में संरक्षित रखता है। जैसे हम लोग किसी फ्लावर का गंध याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं,
जैसे गुलाब का है, गेंदा का है, चमेली का है, तो इसके गंध को हम याद करते हैं। अगर हम आँख बंद करके देखें तो हम पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का है गंध से। तो ये गंध को याद के रूप में संरक्षित भी रखता है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब हो गए। दूसरा जो है हमारा सेरेब्रम है, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होता है हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये करीब मस्तिष्क का 2/3 भाग है और 2 अर्धगोलों में बटा होता है, ठीक है। तो ये सेरेब्रम जो होता है हम लोगों के लिए स्मरण शक्ति का केंद्र है, यानी हम मेमोरी को इसमें मेमोरी हमारे इसके अंदर हमारा मेमोरी होता है, और इंटेलिजेंस यानी सोचने समझने की शक्ति का केंद्र भी हमारा सेरेब्रम है, और यहीं से हम लोग प्रेरणा भी हासिल करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा, हम किसी काम को भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। इसी सेक्शन से हम सोचने समझने की क्रिया हुआ, चाहे याददाश्त आपके हुए, मेमोरी हुए, या मोटिवेशनल जो एक्टिविटीज जो है इसी से नियंत्रित होता है। ये हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग भी है। अब हम आएंगे उसके बाद जो है उसके जस्ट पीछे डायेंसीफेलॉन रीजन पाया जाता है, डायेंसीफेलॉन। तो डायेंसीफेलॉन में मुख्यतः थैलेमस रीजन है, हाइपोथैलेमस है और इपीथैलेमस भी है। हाइपोथैलेमस से हम देखते हैं कि एक तरह का ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और इपीथैलेमस रीजन में पाइनियल ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ से हम लोग ये जो डायेंसीफेलॉन का रीजन होता है गर्म का एहसास करते हैं, ताप का, अधिक ताप, कम ताप का एहसास, आभास यहीं से होता है, रोने जैसे मन करने का, और ये सब यहीं से नियंत्रित होता है। कह सकते हैं हम लोग इमोशनल क्रिया जो होते हैं वो हमारा डायेंसीफेलॉन रीजन से नियंत्रित होता है। और साथ साथ यहाँ पर जो है ये जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारे बॉडी में है उसका भी नियंत्रण का केंद्र है। यहाँ से सारे अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारा अगर मस्तिष्क में हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब हो गए, सेरेब्रम हो गया और डायेंसीफेलॉन हो गया, 3 भाग इसके होते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क जो है वो काफ़ी छोटा हिस्सा होता है, मस्तिष्क का काफ़ी छोटा हिस्सा होता है, और यहाँ से हम लोग आँखों के मांसपेशियों से संबंधित होता है, आँखों से संबंधित होता है। ये मांसपेशियाँ जो पेशियाँ होती हैं आँखों के, उसको ये नियंत्रित करता है यहाँ पर। और उसके बाद जो है अब हम लोग आएंगे पश्चिम मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन में। तो हैंड ब्रेन को हम लोग देखते हैं, ये ब्रेन का सबसे पीछे का हिस्सा होता है। तो इसमें 3 भाग होते हैं। पहला जो है सेरेब्रम है, सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम जो होता है वो एक फ्लावर लाइक हल्का सा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस करने का जो क्रिया होता है, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं। तो बैलेंस का काम करता है, शरीर को बैलेंस करता है और हमारी मांसपेशियों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। जिस तरह से हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, मसल्स भी हमारे नियंत्रित, बॉडी भी संतुलित में रहता है और हमारे मसल्स भी एक्शन करके नियंत्रित में बॉडी को करता है। तो मसल्स एक्शन भी, मसल मूवमेंट भी यहीं से नियंत्रित होता है और हमारे शरीर को बैलेंस भी करने का क्रिया यहीं से होता है। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं, ये होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे हार्ट जो धड़क रहे हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, तो ये भी क्रियाएं जो है हमारा सेरेबेलम ही नियंत्रित करता है। उसके बाद है पॉन्स में ये श्वसन का केंद्र है, ये जो है आपका मध्य मस्तिष्क के जस्ट नीचे पाया जाता है। और उसके बाद पॉन्स के बाद जो है मेडुला ऑब्लांगाटा पाया जाता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ये हमारी अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंटरी जो एक्शन होते हैं तो उसको हम लोग करते हैं। जैसे देख लीजिए ये पूरी शरीर की क्रियाओं में जैसे धड़कन है, रक्तचाप है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इनवॉलेंटरी एक्शन क्या है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, यानी अनैच्छिक क्रिया है, नहीं समझो, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा धड़कन, हार्ट बीट है, यानी ब्लड प्रेशर है, रिस्पिरेटरी जो रेट हमारा, जो श्वसन की दर जो हमारा है, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप चलता रहता है। धड़कन, हार्ट जो है अपने आप धड़कता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम छींक आते हैं हम लोगों को, एक बैग छींक आ गया, तो इसे भी हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। ये भी क्रिया जो होती है मेडुला ऑब्लांगाटा से नियंत्रित होती है। जैसे मतली होना, वोमिटिंग, ये भी जो होता है ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा से नियंत्रित होता है। तो प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा आया है कि हमेशा आता रहता है
कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें एवं इसके कार्यों को लिखें। तो मस्तिष्क जो है बनाना थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन बहुत है आसान। इसको हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग मस्तिष्क को एग्जामिनेशन में बनाएंगे। तो देखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा जो है हमारा मध्य मस्तिष्क है। पहले हम मध्य मस्तिष्क को इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा मध्य मस्तिष्क हुआ, हम इसको लिख देते हैं मध्य मस्तिष्क। इसके बाद जो है मध्य मस्तिष्क से ही लगा हुआ मेडुला पॉन्स है, ये हम लोग पॉन्स का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो ये हो गया हमारा पॉन्स वेरोलाई, ये हो गया मेडुला ऑब्लंगाटा। और यहीं पर देखेंगे एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो इसे हम लोग कहेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम ये तीनों के तीनों जो हमारा है, ये तीनों के तीनों क्या है हमारा पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। ये हो गया पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये हमारा पश्च मस्तिष्क का स्ट्रक्चर बन गया। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो किस चीज से, स्कल से कवर्ड है। तो हम पहले स्कल इस तरह से थोड़ा बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्कल, इसे हम लोग क्रेनियम भी कहते हैं। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर स्कल या क्रेनियम। इस तरह से स्कल या क्रेनियम लिख देंगे। इसी के अंदर क्या है हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है इसमें। तो इस तरह से हम लोग अग्र मस्तिष्क का जो है हिस्सा इस तरह से हम बनाएंगे। ये हो गया हमारा सेरेबेलम हो गया। यहाँ गौर कीजिए बेलम है, यहाँ सेरेब्रम है। ये जो अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम है, यहाँ सेरेबेलम है। तो ये हो गया हमारा, इसी में थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये सब अंदर का आ गया, डायंसीफेलोन का रीजन आ गया। इस तरह से यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस रीजन है। तो इसे हम कह देंगे डायंसीफेलोन। ये हो गया सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम हो गया, ये डायंसीफेलोन हो गया। ये देखिए पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हो गया। और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस रीजन, हाइपोथैलेमस रीजन। इस तरह से हम चित्र मस्तिष्क, इस तरह से हम मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क, इस तरह से हम मस्तिष्क का बहुत ही आसान से फिगर बना सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया। हमने कहा था, आपको बताया है कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर के हमारा जो है वो हमारा जो शरीर का जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो क्रिया है उसे करता है। तब हम लोग चलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि पर। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट या नलिका नहीं हो, ऐसा स्ट्रक्चर है ग्लैंड। मान लीजिए कि एक, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोशिका है, इसमें इस तरह से डक्ट नलिका लगा हुआ है, तो इससे किसी चीज गिर सकती, ये नलिका है, नलिका मतलब डक्ट है, ठीक है। अब कुछ ग्लैंड ऐसे हैं कोशिका है जिसमें नलिका नहीं लगी हुई है, यानी नलिका विहीन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। और इसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो डायरेक्ट ब्लड में होता है। ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में चले जाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे मानव बॉडी में कई सारे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग एक बार पढ़े हैं, कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस रीजन के पास, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस रीजन के पास पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तरह का हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसे हम लोग, बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन होते हैं, लेकिन ये खास है जो बार बार हमेशा क्वेश्चंस आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा शरीर का विकास करता है। अगर इसकी एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है तो उसे हम लोग जायजेंटिज्म कहते हैं। और अगर सिक्रीशन कम होगा तो उसे हम लोग ड्वार्फिज्म या बौनापन भी कहते हैं। तो इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां में हम लोगों को कुछ ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं, उसके द्वारा सिक्रीशन जो होता है, जो हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं।
तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा। अब आइए हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथि है, हमारे गला में यहाँ पर लैरिंक्स के पास पाया जाता है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये जो थायरोक्सिन है, ये इसका जो सिंथेसिस होता है थायरोक्सिन का, आयोडीन की वजह से होता है। आयोडीन जो होता है थायरोक्सिन का सिंथेसिस करता है, यानी निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। तो अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये जो थायराइड ग्रंथि जो हमारा है उसका साइज बड़ा हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग वाइटर या घेगा या गलगंड कहते हैं। और उसके बाद वहीं पर एक ग्रंथि और पाई जाती है, एक जोड़े में होती है, जिसे हम लोग पाराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। ये पाराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं, देखिए यहाँ पर थायराइड ग्रंथि के पास ही है, 2 मटर के दाने के जैसे छोटे छोटे होते हैं, जिसे पाराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। इससे पाराथॉर्मोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हमारे रक्त में मौजूद कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अगर इसका नियंत्रित करता है, ये जो है, इसे अगर नियंत्रित नहीं करता तो हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो गठिया हो जाता है, और अगर अधिकता हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं कि यहाँ पर एक पैंक्रियाज पाया जाता है हमारा, ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है। ये जो पैंक्रियाज होते हैं, इसमें एक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस कहते हैं। ये आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इसमें कमी बेसी आ जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। अब उसके बाद जो है जनन ग्रंथियां हैं, ओवरी है और टेस्टिस है। टेस्टिस जो होते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास एक लीडिंग कोशिका होती है, जहां से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये जो है पुरुष के जननांगों का विकास, उसके मांसपेशियों का विकास देखते हैं, पुरुष का और मूछों का, दाढ़ी का, इस चीज़ों का विकास और शुक्राणुओं का विकास, ये सब विकास के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद वहाँ पर टेस्टिस भी एक ओवरी है जो फीमेल में पाया जाता है। तो ओवरी से दो तरह के हार्मोन का स्राव होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन जो होता है उससे जो एस्ट्रोजन क्या है, हार्मोन है जो महिला के जननांगों का विकास, स्तनों का विकास और क्या बोलते हैं, कोमल त्वचा, फेमिनिन वॉइस और इस तरह के कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो क्या होता है, गर्भ जो होते हैं उसको मेंटेन करने का, उसके अंदर वो मेंटेन करने का काम करता है। ये हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो गए। अब हम लोग आते हैं पौधों के अंतःस्रावी मतलब पौधों के ग्रंथियों के बारे में, पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन जो होते हैं, असल में देखिए प्लांट में जो प्लांट के विकास के लिए या वृद्धि के लिए पोषक तत्व को छोड़कर जो अन्य रासायनिक पदार्थ हैं उसे हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं। उसके विकास के लिए, वृद्धि के लिए, बीजों का अंकुरने के लिए, क्या बोलते हैं कि फलों के विकास के लिए, इस तरह के कामों को करने वाला जो रासायनिक पदार्थ फलों में पाया जाता है उसे हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं। पोषक तत्व तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन है, पोटास है, सल्फर, ये सब चीज़ें जो है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ें पौधों के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, रासायनिक पदार्थ, जो पौधों को विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फलों के विकास के लिए, पौधों की वृद्धि करने के लिए, उसके विकास के लिए, बीजों का अंकुरने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, तो ऐसे जो रासायनिक पदार्थ है इसे हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं, या इसे हम लोग प्लांट रेगुलेटर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं, ये है ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, इथिन है, साइटोकाइनिन है, ये सब चीज़ें हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिन या इथाइलिन, ये सब जो है। तो ऑक्सिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये पौधे के तने के विकास के लिए होता है और प्रकाश अनुवर्ती होता है, यानी जिधर प्रकाश की रोशनी होगी उसी के तरफ प्लांट के जो स्टेम होते हैं, तना होते हैं, उस तरफ वृद्धि करता है। और ग्रेविटेशन के फोर्स के साथ साथ वो वृद्धि करते हैं।
जड़ में भी पाए जाते हैं और प्लांट के तना में भी पाए जाते हैं, जो उसके लंबाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बीज रहित फलों के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे केला है, आपके लेमन जैसे नींबू है, संतरा है, ये सब चीज़ों के, इन सब फलों के विकास के लिए हमारा ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है आप देखेंगे कि ये जो है कि फूलों के विकास के लिए भी लाभदायक होता है। और इस खरपतवार को क्या है, खरपतवार को भी कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो होते हैं ये पौधों के विकास में, उसके तने के लंबाई में मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो होता है तने के साथ साथ तने की मोटाई को भी, लंबाई के साथ साथ उसके मोटाई को भी बढ़ाता है और वो बीजों के अंकुरने में मदद करता है जिब्रेलिन। और वो जो फलों को जल्दी पककर टूटने से बचाने के लिए भी जिब्रेलिन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दोनों है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, जो है वृद्धि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खास करके देखिए दोनों में है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। अब उसके बाद जो है साइटोकाइनिन आते हैं। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये जो होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां हो, चाहे वो सलाद की चीज़ हो, तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होते हैं उसको हरा रखने में, तरोताज़ा रखने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इसका इस्तेमाल जो है पौधे के पत्तियों को हरा रखने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा साइटोकाइनिन हो गया। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का ये इसको कहते हैं हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ये जो इसका जो इस्तेमाल होता है एब्सिसिक एसिड का, तो ये क्या करते हैं, पौधों के ग्रोथ को रोक देते हैं। एसिड का मतलब हम लोग समझते हैं कि एसिड माने लगता है किसी चीज़ का ग्रोथ को रोकना है, यानी एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल, एब्सिसिक एसिड का इस्तेमाल करने से पौधों के ग्रोथ रुक जाते हैं, उसके बीजों का अंकुरने का प्रक्रिया रुक जाता है, प्लांट से पत्तियां गिरने लगती है, ठीक है ना। फलों का जो पककर टूट के गिरने का काम होता है वो भी देर से होता है, यानी फल देर तक पेड़ पर लगे रहते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो आता है हमेशा कि पतझड़ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लिख सकते हैं एब्सिसिक एसिड। और पतझड़ को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जिब्रेलिन है, वो पतझड़ होने से क्रिया को बचाता है वो। अब हम आएंगे इसके बाद इथीन है, इथीन या इथाइलिन। तो इथीन जो है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इथीन को हम लोग फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ देखिए आपके प्रश्न है, हार्मोन क्या है, 2 पादप का नाम लिखें, तो आप बता सकते हैं हार्मोन क्या है। पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ये सब जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है जनन। तो प्रत्येक जितने भी सजीव हैं वो अपने जैसे संतान जो है उत्पन्न करने की जो गुण होते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। जितने चाहे एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, पौधे हो, प्लांट हो या उच्च स्तरीय जीव हो, जितने भी जीव हैं या सजीव हैं, सब के सब गुण होता है कि अपने जैसे समान जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग जनन कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक एसेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल। तो अलैंगिक उसे कहते हैं कि जो पेरेंट्स इंडिविजुअल वो अपने समान जो है जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे अलैंगिक कहते हैं। यानी उसमें मादा और नर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो वो सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल ही माने अपने से ही वो डिवीजन करके दूसरा जीव उत्पन्न कर लेते हैं, इसे हम लोग अलैंगिक कहते हैं। अब हम आएंगे लैंगिक माने सेक्सुअल। इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, और उस जाइगोट जो होता है उसका फर्दर सेल डिवीजन होता है, उसके बाद एक नए वंशज पैदा होते हैं। देखिए ये है नर गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ये है फीमेल गैमेट्स। दोनों स्पर्म ओवम मिला, फ्यूजन हुआ, इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। जाइगोट बना, जाइगोट में फिर विकास होता है, फिर सेल डिवीजन होते हैं, और उसके बाद नए जीव का निर्माण होता है। इसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक में मेल और फीमेल का मिलना जरूरी है। अलैंगिक जो होता है उसमें सिंगल जो इंडिविजुअल जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद एक नया वंश को
कर देते हैं सेल डिवीजन के माध्यम से। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में पौधे जो होते हैं। हम लोग देखते हैं तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कहाँ से आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट्स आएंगे। तो फ्लावर में कहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है? जैसे रूट भी है, तना भी है, उसके लीफ भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट में है। तो पौधे में हम देखते हैं कि पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें ओनली केवल मेल या फीमेल पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। हम लोग जो है ऐसे फ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फ्लावर है। तो इस फ्लावर को आप गौर से देखिए, जैसे इस फ्लावर्स में ये डंठल है जिसे हम लोग पकड़ के किसी को गिफ्ट देते हैं। हरा रंग का होता है, डंठल होता है, तना होता है जिसको हम पकड़ के देते हैं। इसे हम लोग पेडिसिल या वृंत कहते हैं। और यहीं पर देखेंगे कि ऊपर में जहाँ पर फ्लावर पार्ट अटैच होते हैं, जिस पर फ्लावर एडजस्ट मतलब अरेंज होते हैं, उसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। यहीं पर एक रीजन है जिसे हम लोग यहाँ पर देखिए इस पर इस चारों फ्लावर्स अटैच है, इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। और इसी थैलेमस पर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं हमारे चार होते हैं, कैलिक्स, कोलरा, एंड्रोसियम और गैनेसियम। बाह्यदल पुंज, दलपुंज और जयान और पुमंग और जैन, ये चारों जो इसी पर अरेंज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पौधे फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स का जो हरा भाग नीचे की तरफ होता है, आप रोज फ्लावर देखेंगे इसमें, तो उसमें देखिएगा कि एक हरा भाग है, ठीक है ना, रोज फ्लावर में। तो उसमें हरा जो भाग नीचे में होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं या बाह्यदलपुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फ्लावर है, देख रही है बाहर है ना हरा रंग का, इसी के अंदर फ्लावर्स पार्ट और है, इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। देखिए कैलिक्स है, ठीक है, हरा रंग का। ये क्या करता है? फ्लावर्स को प्रोटेक्शन देता है, तो इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और इसमें देखिए कितने सारे हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 4-5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसके एक यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। इसको हिंदी में हम लोग बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपत्र, सेपल को बाह्यदलपत्र और कैलिक्स को बाह्यदलपुंज कहते हैं। इसी के अंदर देखिएगा कलरफुल भाग है, कलरफुल भाग है ना ये, इसे हम लोग कोरोला कहते हैं। कोरोला का माने कलर के भी होता है। तो कोरोला जो होता है ये कलरफुल भाग होते हैं। ये व्हाइट भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, बैंगनी भी हो सकता है। तो ये सब हमारे, एक हो गया हमारा हरा वाला कैलिक्स, ये हो गया हमारा कोरोला, इसको दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और इसके एक पंखुड़ी के कई सारे हैं इसमें लीफ, इसमें कई फ्लोरल लीफ, एक ठो को हम कह सकते हैं इसके पेटल्स, और उसको हम लोग दलपत्र भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना। और इसी के अंदर देखेंगे हम लोग कि अरेंज होता है उसके कोरोला के बाद जो है, उसके बाद देखेंगे हम लोग उसमें अंदर जयान यानी एंड्रोसियम होते हैं। ठीक है ना, देखिए ये फ्लावर देख रहे हैं, ये लंबा लंबा जो है, ये सब जो है जो इसके इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इसको हम लोग एंड्रोसियम यानी पुमंग कहते हैं। और इसी में एक और भाग होता है, देखिए लंबा सा पतला सा, देखिए ये जो है इसको हम लोग इसे हम लोग गैनेशियम या जियान कहते हैं। तो ये जो एंड्रोसियम है, ये जो भाग है एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो जयान है गैनेशियम, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इसी के अंदर में मेल गैमेट्स और इसमें फीमेल गैमेट्स मिलेगा। ठीक है, तो एंड्रोस जो एंथर जो देखिए जो ये जो ये जो है, ये देखिए ये है एंड्रोसियम, इसको हमने अलग करके देखा है। एंड्रोसियम में दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। और एंथर को हम लोग परागकोश भी कहते हैं और फिलामेंट को तंतु कहते हैं। जो एंथर में देखिएगा कुछ पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पॉलिन ग्रेन है, इसी पॉलिन ग्रेन में मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? एंथर पर, एंड्रोसियम के एंथर पर पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे कहते हैं आप जियान कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, इसी में एक सेल या फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए कि हमारा जो फ्लावर्स है वो एक रिप्रोडक्टिव, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोसियम हुआ और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैनेशियम हुआ। मेल के एंथर में
एक ग्रेन्स पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग पॉलिन ग्रेन या पराग कण कहते हैं। और फीमेल के स्टिग्मा पर उसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं परागन किसे कहते हैं। परागन को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, पराग कण जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? एंथर में पाए जाते हैं, पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कहाँ होना है? पॉलिन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होने की क्रिया पॉलिनेशन या परागन कहते हैं। यानी पराग कोश का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होने का क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन कहते हैं या परागन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 तरह के होते हैं परागन। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एक ही फ्लावर है, उसके फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, माने स्वपरागन। एक ही फ्लावर के अंदर में एक ही एंथर से उसी फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा पर चला गया, इस क्रिया को कहते हैं स्वपॉलिनेशन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से एंथर से निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होने की क्रिया पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ पर पिक्चर रखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है एक प्लांट, ये देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, माने 2 प्लांट है तो एक प्लांट के फ्लावर का एंथर का जो है पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर हुआ एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक प्लांट ये हुआ, ये दूसरा प्लांट हुआ, इसके फ्लावर से जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ हो गया? दूसरे प्लांट के फ्लावर के गायनेशियम के स्टिग्मा पर। तो पॉलिनेशन का जो ट्रांसफर हुआ, पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर हुआ एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। माने सेम फ्लावर पर होगा पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा, तो सेल्फ हो गया, और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर होगा तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो जब पॉलिन ग्रेन जो है वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर चला गया तो ये हो गया पॉलिनेशन। अब क्या होगा? वहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिन ग्रेन जो है वहां से निकला एंथर से, फ्लावर के एंथर से निकला पॉलिन ग्रेन और चला गया स्टिग्मा पर, माने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर क्या हो गया? वहां पर वो जो स्टिग्मा पर एक स्टिकी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जहां पर पॉलिन ग्रेन जाकर के क्या होता है? सड़ जाता है। ठीक है ना। ये पॉलिनेशन होने की क्रिया हवा के द्वारा भी हो सकता है। जैसे हमारा जो फॉरेन अपने से तो जाएगा नहीं वो चल करके, यानी कोई उसको ले जाएगा। तो पॉलिनेशन जो क्रिया होती है वो हवा के परागन की क्रिया हवा से भी हो सकती है। जैसे खेतों में धान लगा हुआ, चावल लगा हुआ, तो क्या वहां पर हवा चलता है। ठीक है ना। हवा से क्या होता है? एक दूसरे से रगड़ाता है, एक दूसरे से, और क्या होता है? पॉलिन ग्रेन यहाँ से वहां स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे पेड़ है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, भौरा है, तितली है, और सब इंसेक्ट्स होते हैं जो फ्लावर्स पर बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, और उसके एंथर से जो होते हैं पॉलिन ग्रेन उसके बदन में या उसके बॉडी में चिपक जाते हैं, पैरों में चिपक जाते हैं। फिर वो जब स्टिग्मा पर बैठता है तो फिर यहाँ से वहाँ उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस माध्यम से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है। तो ये जब वहाँ पहुँच गया, कहाँ? स्टिग्मा पर, गायनेशियम के स्टिग्मा पर, तो वहाँ पर वो जो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करता है, यानी वहाँ पर वो पोषक तत्व लेता है, आपके वर्तिकाग्र पे जो मौजूद पोषक तत्व होता है उसको ले करके वो जर्मिनेट करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है निकलता है वहाँ से। देखिए अब जो है ये पॉलिन ग्रेन क्या हुआ? आपके स्टिग्मा पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो पोषक तत्व होते हैं वर्तिकाग्र के स्टिग्मा के, उससे वो न्यूट्रिशन लेकर के और एक एंजाइम वहां से छोड़ रिलीज करता है वो, और यहाँ से यहाँ पर इसको छेद करते हुए इस तरह से ये क्या करता है कि एक पॉलिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, पॉलिन ट्यूब जो होते हैं आकर के ओव्यूल से अटैच कर जाते हैं। ठीक है। कहाँ से निकलते हैं? तो वर्तिकाग्र से निकलते हैं और वर्तिका होते हुए आपके अंडाशय में चले जाते हैं।
तो यहाँ फिर ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं यहाँ से ट्रैवल करते हुए, देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, एक दो बना है, ये ट्रैवल करते हुए ये यहाँ से आकर के ओव्यूल के साथ क्या करता है, अटैच कर देता है। यहीं पर फ्यूजन होता है इसका, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों के फ्यूजन करने की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन हम लोग को प्लांट में पढ़ना है, तो यही नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो जायगोट का निर्माण करते हैं। यही जायगोट जो है बाद में नया वर्ष का निर्माण करता है। तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन है। अब ये क्या हुआ, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा, पॉलन ट्यूब के सहारे यहाँ पर फीमेल गैमेट्स के पास, या इसको हम लोग ओवम भी कह सकते हैं, एक सेल भी कहते हैं। ये क्या है, पॉलन ग्रेन जो क्या है, पॉलन ग्रेन जो हमारा हुआ, देखिए पॉलन ग्रेन जो हुआ ये हमारा मेल गैमेट्स हुआ, और ये जो ओव्यूल है, ये इसको हम ओव्यूल कहते हैं, मादा युग्मक, ये हमारा फीमेल गैमेट्स हुआ। दोनों पॉलन ट्यूब के सहारे आए, आ करके मिल गए, इसी क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में बदल जाता है, और ये जो है जहाँ पर जो पॉलिनेशन हो, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ वो सीड में बदल जाता है। तो ये हमारा पॉलिनेशन भी हो गया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा जनन तंत्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे एक टेस्टिस है, इसमें कुछ चीज को याद रखना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लगता है कि बहुत टिपिकल है लेकिन है बहुत ही आसान। एक टेस्टिस है, इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं या स्पर्म डक्ट कहते हैं। इसके साथ ये क्या करता है, देखिए ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, ये पेल्विक रीजन हमारा है, यहाँ से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है टेस्टिस से, तो ये पेल्विक रीजन को होते हुए यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए इस तरह से वापस आने की कोशिश करता है। इसी बीच में देखिएगा यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स जो हैं इससे अटैच होते हैं। तो एक हो गया हमारा टेस्टिस, दूसरा हो गया हमारा ये नलिका लाइक स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा हो गया ये ग्लैंड्स, जिसमें आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये ग्लैंड इसमें अटैच होते हैं और फिर ये यूरिनरी यूरेथ्रा के द्वारा, पेनिस के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज है, इसको याद रखना। देखिए ये जो हमारा टेस्टिस है, तो टेस्टिस के अंदर हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही स्पर्म्स का बनता है। ये स्पर्म जो है निकल करके यहाँ पर एपिडिडिस में आता है, तो यहाँ पर कुछ देर तक रहता है, फिर इसके बाद ये इस वास डिफरेंस से होते हुए, स्पर्म डिफरेंस से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है। देख रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए यहाँ पर एक सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड पाया जाता है जिसके अंदर फ्रुक्टोज होते हैं, जो स्पर्म के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये उसको पोषक देता है, पोषक तत्व देता है, पदार्थ देता है। तो ये हो गया हमारा यही। यहाँ पर जो ये नली मिलती है, इस नली को हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उससे जो नली निकल रही है उससे वो अटैच होता है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, जिससे भी कुछ पोषक तत्व जो है उससे आकर के अटैच होते हैं, मतलब मिलते हैं शुक्राणु से, स्पर्म से, और यहाँ से ये यहीं पर आपका यूरेथ्रल बल्बो डक्ट ग्लैंड यूरेथ्रल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे कुछ अल्कलाइन नेचर के पदार्थ निकलते हैं जो उसको अल्कलाइन करते हैं, और ये फिर इस तरह होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जो इससे यूरिन भी पास करते हैं और इसी नली से हमारा सेमेन भी पास करता है। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर जो हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हुआ। हमेशा क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें और कार्यों को बताइए। क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये हो गया आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं जो आप देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए तथा इस कार्यों का वर्णन करें
और नर युग्मक कौन से हैं, और शुक्राणु बनता कहाँ है, तो वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है, और मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसको हम देख लेंगे। तो बच्चों आज ये 2 चैप्टर कंप्लीट किया हमने, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ें जो है PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मौजूद होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।